नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रॉक्स हाईटेक लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस आईपीओ का और इस डिसीजन पर पहुंचेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या तो फिर हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। और अगर हम लोग इस आईपीओ को अप्लाई करते हैं तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग इन पाने के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए मैं आपकी सारी के सारे डाउट्स को क्लियर करता हूँ आज के इस वीडियो के अंदर। और इसी तरीके के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी की, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2002 के अंदर। रॉक्स हाईटेक लिमिटेड इज़ अ कंज्यूमर सेंट्रिक आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर। तो बेसिकली ये लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी है तो उसके रिलेटेड सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। उसके अंदर द कंपनीज ऑफर अ कम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड आईटी सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग कंसल्टिंग, एंटरप्राइज एंड एंड यूजर कंप्यूटिंग। तो इस तरीके की ये लोग यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की, तो 7 नवंबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर ओपन होगा, वहीं 9 नवंबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ प्राइस बैंड की, तो 80 रुपये से लेकर 83 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉट साइज की, तो 1600 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की, तो 54 करोड़ का यहाँ पर टोटल इशू है। उसके अंदर से 49 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी का जो है वो यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। तो एक अच्छी चीज़ ये है कि भाई जो फ्रेश इशू है वो ज़्यादा है और जो ऑफर फॉर सेल है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 1600 शेयर्स मिलेंगे और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 1,32,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वही एचएनए कैटेगरी के अंदर मिनिमम आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपको 3200 शेयर्स मिलेंगे और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,65,000 रुपीज़ की हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पर हमें पिछले 3 सालों का डेटा दिया गया है। अगर मैं बात करूँ एसेट की, तो 2021 के अंदर कंपनी के पास में 38 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर 80 करोड़ के हो चुके हैं। तो नो डाउट कंपनी के एसेट की ग्रोथ भी अच्छी है और साथ ही साथ कंपनी के पास में अच्छे खासे एसेट्स भी है। वहीं अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2021 के अंदर 66 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जो कि बढ़ते बढ़ते 2022 के अंदर 1 करोड़ एंड 51 लाख का हो गया। और 2023 जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर 15 करोड़ और 32 लाख का इन लोगों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। तो आप लोग समझ सकते हो कि 3 सालों के अंदर जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा बम्पर है, क्योंकि 2021 के कंपैरिजन के अंदर 2022 के अंदर ऑलमोस्ट 2 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया और 2022 से 2023 के अंदर 10 गुना जितना यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है। वहीं अगर मैं बात करूँ मार्च 2023 से लेकर जून जुलाई के बीच तक, तो मार्च जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो वहाँ से लेकर जुलाई के बीच के अंदर भी इन लोगों ने 6 करोड़ एंड 75 लाख का प्रॉफिट बुक करा है। तो आज तक तो मतलब कि जुलाई से लेकर अब तक तो और भी ज़्यादा प्रॉफिट बुक किया होगा, लेकिन वो सब यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो हम लोग ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी है, प्लस कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक कर रही है, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ नेटवर्थ की, तो ईयर ऑन ईयर नेटवर्थ के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है। वहीं अगर मैं बात करूँ रिजर्व्स और सरप्लस की, तो इसके अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ बोरोइंग की, तो नो डाउट यहाँ पर कंपनी की बोरोइंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो यह भी एक नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। और एज ऑफ नाउ कंपनी के ऊपर 28 करोड़ की बोरोइंग है, तो ये भी एक नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। अगर मैं बात करूँ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की या तो फिर की मैट्रिक्स की, तो इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी का पी रेशियो है वो 9.11 का है, मतलब कि कंपनी हमें काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। और जब पी रेशियो इतना कम है तो हमारे लिए लिस्टिंग इन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जगह यहाँ पर बचती है। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके मार्केट कैप की, तो 189 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर मैं बात करूँ इन लोगों के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 63% का इन लोगों का रिटर्न ऑन इक्विटी है। वहीं अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो 50% का इन लोगों का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो ये दोनों ही रेशियो में काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। पर्सनली तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज ये लोग जो पैसा अपने धंधे के अंदर लगा रहे हैं उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स लाकर दे रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो 0.94 का इन लोगों का डेट टू इक्विटी रेशियो, तो ये ठीक ठाक सा है, मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी के ऊपर डेट है, नोटिस करने की ज़रूरत है हमें इसे, लेकिन उतना ज़्यादा भी डेट नहीं है और कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ भी हमें देखने को नहीं मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ अर्निंग पर शेयर की, तो 9 रुपीज़ एंड 11 पैसे की इन लोगों की अर्निंग पर शेयर। वहीं अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो 63% के लोगों की रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की भाई ये लोग यहाँ पर आईपीओ लेकर क्यों आए, तो पहला रीज़न इन लोगों ने ये बताया कि भी कुछ सब्सिडरीज और कुछ चीज़ों के अंदर इन लोगों को अपना पैसा लगाना है और कुछ नई चीज़ों को सेटअप करना है, तो उसके लिए इन लोगों को पैसों की ज़रूरत है। उसके अंदर इन लोगों ने यहाँ पर एनओसी एंड एसओसी की यहाँ पर चेन्नई के अंदर ये लोग सेटअप करना चाह रहे हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। दूसरा भी यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर चेन्नई के अंदर दूसरी चीज़ सेंटर भी यहाँ पर सेटअप करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके के रीज़न बताए जो कि प्रैक्टिकली हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और दूसरा इन्होंने यहाँ पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी अपना रीज़न बताया कि भाई कंपनी को चलाने
कमाने के लिए भी पैसों की जरूरत है, और साथ ही साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस इसको भी अपना रीजन बताया है। डिटेल की स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग यहाँ पर डिटेल के अंदर भी स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा रॉक्स हाईटेक लिमिटेड के आईपीओ का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी अच्छे हैं और कंपनी परफॉर्म भी अच्छी तरीके से कर रही है, और कंपनी की जिस तरीके की प्रॉफिट ग्रोथ है अगर वो आने वाले सालों के अंदर उसी तरीके से मेंटेन रहती है तो लॉन्ग टर्म के अंदर भी आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ लिस्टिंग इन की, तो आप लोगों को आखिरी दिन के जीएमपी और सब्सिक्वेंट डेटर्स का वेट करना चाहिए, जिसके चलते आप लोग बेहतरीन डिसीजन ले पाओ। और काफ़ी सारे लोगों के ये कमेंट होते हैं कि सर मैंने इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर दिया, उस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर दिया और मेरा लिस्टिंग लॉस हो गया, या तो फिर मुझे लिस्टिंग इन नहीं मिला, या तो फिर अलॉटमेंट मिल गया लेकिन आईपीओ अच्छा नहीं निकला। तो दोस्तों ये सब तभी होता है कि जब आप लोग चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते हो। मैं आपको हमेशा मेरे वीडियो के जरिए आप लोगों को एजुकेट करने की और नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग चीज़ों को समझिए। आप लोग जब भी लिस्टिंग इन के लिए आईपीओ को अप्लाई करते हो, स्पेक्युलेटर के तौर पर अप्लाई करते हो, तो आपको आखिरी दिन तक पूरे के पूरे मार्केट की और उस आईपीओ को लेकर लोगों के दिमाग के अंदर क्या कुछ चल रहा है आपको समझना पड़ता है। जब आप लोग आखिरी दिन के जीएमपी और सब्सिक्वेंट डेटर्स को देखते हो तब आप लोगों को क्लियर कट पता चल जाता है कि भाई कितने रिटर्न मिलेंगे, क्या कुछ होगा इस आईपीओ के अंदर, तो उसके चलते आप लोग एक बेहतरीन डिसीजन ले पाओ। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी